हम सब ने अपने आसपास अलग अलग तरह के स्कूल देखे हैं ना। कहीं कॉन्वेंट स्कूल हैं, कहीं मदरसे, कहीं गुरुकुल। मैं हमेशा सोचती थी कि इन्हें चलाने के मैनेजमेंट के इतने विशेष अधिकार कहाँ से मिलते हैं। और इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान के एक बहुत ही पावरफुल लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले आर्टिकल में। आर्टिकल 30। जी, आर्टिकल 30। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है। हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं उनके आधार पर हम आर्टिकल 30 की परतें खोलेंगे। ये क्या है, ये अधिकार किसे मिलता है, और सबसे जरूरी, क्या ये अधिकार अनलिमिटेड है या इस पर भी कुछ लगाम है? हाँ, तो चलिए इस कानूनी लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये आर्टिकल 30 कहता क्या है? देखिए, अगर संविधान की भाषा को सरल करें तो आर्टिकल 30 का पहला हिस्सा यानी क्लॉज 1 दो तरह के अल्पसंख्यकों को, एक जो धर्म के आधार पर हैं और दूसरे जो भाषा के आधार पर, उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने और उन्हें चलाने का एक मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार मतलब ये कोई मामूली कानून नहीं है। नहीं, ये एक फंडामेंटल राइट है। ये संविधान के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। अच्छा। और इसी में एक और क्लॉज है, आर्टिकल 32, जो ये कहता है कि सरकार जब किसी इंस्टीट्यूट को मदद कोई ग्रांट देगी तो वो इस बात पर भेदभाव नहीं कर सकती कि वो इंस्टीट्यूट किसी अल्पसंख्यक समुदाय का है। मतलब मदद देनी है तो सबको एक नजर से देखो। बिल्कुल ठीक है, ये तो साफ है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं हमेशा इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूज रहती थी। ये अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी है कौन? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में पूरे देश की आबादी का गणित घूमने लगता है, पर मुझे लगता है मामला इतना सीधा नहीं है ना। आपका कंफ्यूजन बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बहस वाला मुद्दा रहा है। सालों तक यही सवाल था कि माइनॉरिटी का स्टेटस नेशनल लेवल पर तय होगा या स्टेट लेवल पर। हाँ। लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने TMA पाई फाउंडेशन केस में इस गुत्थी को सुलझा दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा वो पूरे देश की आबादी के हिसाब से नहीं, तो फिर बल्कि उस राज्य की आबादी के हिसाब से तय किया जाएगा जहां वो इंस्टीट्यूट मौजूद है। अरे एक मिनट, ये तो पूरी बात ही पलट देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो समुदाय एक राज्य में मेजॉरिटी में है वो दूसरे राज्य में माइनॉरिटी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे पंजाब या जम्मू कश्मीर में हिंदू समुदाय को अल्पसंख्यक माना जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, यही इस फैसले का सार है। इसी तरह आप देखें तो केरल में ईसाई और मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों जैसे मिजोरम या नागालैंड में वो बहुसंख्यक हैं। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। हाँ, ये व्यवस्था भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाती है। हमारे ज्यादातर राज्य भाषा के आधार पर बने हैं, इसलिए किसी समुदाय की पहचान को उस राज्य के कॉन्टेक्स्ट में देखना ही ज्यादा तर्कसंगत है। समझ गई। तो एक बार जब किसी संस्था को राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया तो उन्हें अपनी पसंद का संस्थान चलाने की पूरी आजादी है, या इस आजादी पर भी कुछ लगाम है? क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यानी असीमित नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले 1958 में ही केरल एजुकेशन बिल मामले में एक बहुत मशहूर बात कही थी। कोर्ट ने कहा था, प्रशासन के अधिकार का मतलब कुप्रबंधन का अधिकार नहीं है। वाह, ये लाइन तो सब कुछ कह देती है। द राइट टू एडमिनिस्टर डज नॉट मीन द राइट टू मैल एडमिनिस्टर। तो ये कुप्रबंधन न हो, इसके लिए क्या सीमाएं हैं? प्रैक्टिकल तौर पर इसका क्या मतलब हुआ? इसके कई लेवल हैं। पहला और सबसे जरूरी है राष्ट्रीय हित और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। जैसे कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट ये नहीं कह सकता कि हम तो सिर्फ अपनी धार्मिक किताबें पढ़ाएंगे और साइंस या मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे। नहीं कह सकते, बिल्कुल। उन्हें देश का जो बेसिक एजुकेशनल करिकुलम है उसे फॉलो करना ही होगा। हाँ। वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति या धर्म की शिक्षा को एक एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो ये एंड वाला मामला है, और वाला नहीं। आप अपना कल्चर भी पढ़ाइए और नेशनल करिकुलम भी। ये तो बहुत राजुमा बात है। बिल्कुल। और टीचर्स की भर्ती का क्या वे सिर्फ अपने ही समुदाय के लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ भी एक संतुलन बनाया गया है। इंस्टीट्यूट का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है, यानी उसकी जो अल्पसंख्यक पहचान है, हाँ,
उसे बनाए रखने के लिए वो अपने समुदाय के क्वालिफाइड लोगों को प्रिंसिपल, हेडमास्टर या धार्मिक विषयों के टीचर के पद पर प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन जब बात सेक्युलर विषयों की आती है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, तो वे सिर्फ धर्म या भाषा के आधार पर किसी ज्यादा काबिल उम्मीदवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी बात, क्वालिफिकेशन। जी, सरकार द्वारा तय की गई मिनिमम क्वालिफिकेशंस जैसे बीएड या टेट पास होना, ये नियम उन पर भी वैसे ही लागू होते हैं। और जाहिर है बिल्डिंग की सेफ्टी, हेल्थ और साफ सफाई जैसे जो बेसिक सरकारी नियम है, वो तो सबको ही मानने पड़ेंगे, वो तो नॉन नेगोशिएबल हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर अधिकार का मकसद इंस्टीट्यूट के कल्चरल फ्लेवर को बचाए रखना है, उसे देश की मेन स्ट्रीम शिक्षा प्रणाली से पूरी तरह काट कर अलग कर देना नहीं है। ठीक है, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा विवादों में रहता है, एडमिशन। क्या कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, खासकर अगर वो सरकार से किसी भी तरह की मदद ले रहा है, तो क्या वो 100% सीटें सिर्फ अपने ही समुदाय के बच्चों के लिए रख सकता है? यहीं पर संविधान का एक और आर्टिकल 29(2) तस्वीर में आता है, और इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, उसी ने अदालतों को दशकों तक उलझाए रखा। तो एक तरफ आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को अपनी पसंद से प्रशासन का अधिकार है, जिसमें एडमिशन भी शामिल है। और दूसरी तरफ आर्टिकल 29(2) है, जो कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो सरकार से मदद लेता है, वो किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास लगता है। इसे कोर्ट ने कैसे सुलझाया? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक क्लासिक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग एक्ट है। अदालतों ने इसे सुलझाने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला है। इसकी शुरुआत 1966 के डॉक्टर A.K. गोपालन केस से हुई। अच्छा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 100% सीटें अपने लिए रिजर्व नहीं कर सकते। अगर आप सरकारी मदद ले रहे हैं तो आपको अपने दरवाजे दूसरों के लिए भी खोलने होंगे। मतलब एक उचित अनुपात होना चाहिए। कोर्ट ने कोई नंबर बताया था, जैसे 80-20 या कुछ? उस समय कोई फिक्स नंबर नहीं दिया गया था, बस एक सिद्धांत तय किया गया था। फिर 1992 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज का मशहूर केस आया। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उसमें कोर्ट ने इस संतुलन को और मजबूत किया। कोर्ट ने माना कि इंस्टीट्यूट को अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर बनाए रखने के लिए अपने समुदाय के छात्रों को प्राथमिकता देने का अधिकार है। ये जरूरी है ताकि जिस मकसद से वो इंस्टीट्यूट बना था, वो मकसद ही खत्म ना हो जाए। ये माइनॉरिटी कैरेक्टर से कोर्ट का क्या मतलब था? मतलब कॉलेज में खास माहौल बनाए रखना? हाँ, आप कह सकती हैं। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट में उस समुदाय के इतने छात्र तो होने ही चाहिए कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के मूल्य और माहौल में उस समुदाय की एक झलक दिखे। सही बात है, वरना वो अपनी पहचान ही खो देगा। बिल्कुल। अगर वहाँ 90% छात्र दूसरे समुदायों के होंगे तो पहचान खो जाएगी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि 50% तक सीटें वे अपने समुदाय के लिए रख सकते हैं और बाकी 50% मेरिट के आधार पर सबके लिए खुली होनी चाहिए। और फिर 2002 के TMA पाई केस ने इस पर आखिरी मोहर लगा दी है ना? हाँ, उस 11 जजों की बेंच के ऐतिहासिक फैसले ने इसे और भी साफ कर दिया। फैसले में कहा गया कि सरकारी मदद लेने वाले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को अपने समुदाय के लिए एक रीजनेबल, मतलब उचित प्रतिशत सीटें रिजर्व करने का अधिकार है, ताकि उनका अल्पसंख्यक चरित्र बना रहे। जी, लेकिन बाकी बची सीटें पूरी तरह से मेरिट के आधार पर भरी जानी चाहिए, जिसमें सभी समुदाय के छात्र मुकाबला कर सकें। लेकिन ये रीजनेबल प्रतिशत कितना होगा? क्या ये 50% ही है या इससे कम ज्यादा भी हो सकता है? कोर्ट ने जानबूझकर कोई एक नंबर तय नहीं किया। ये हर केस के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एक प्रोफेशनल कॉलेज के लिए शायद ये प्रतिशत अलग हो और एक धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूल के लिए अलग। मकसद है कि संतुलन बना रहे, न तो इंस्टीट्यूट का अल्पसंख्यक चरित्र खत्म हो और न ही राष्ट्रीय हित और मेरिट की अनदेखी हो। तो अगर हम इस पूरी बहस को समेटें तो ये विशेषाधिकार आखिर दिया ही क्यों गया? कई बार लोग ये तर्क देते हैं कि ये एक तरह का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। सोर्सेज इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक बहुत आम लेकिन गलत धारणा है। सोर्सेज के अनुसार और संविधान सभा की बहसों को भी देखें तो इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों पर कोई बढ़त देना नहीं है, बल्कि उन्हें बराबरी पर लाना है। इसे वास्तविक समानता यानी इक्वालिटी इन फैक्ट कहते हैं। ये वास्तविक समानता और कानूनी समानता में क्या फर्क है? देखिए, कानूनी समानता का मतलब है कि सबके लिए एक ही नियम हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। ठीक है। लेकिन वास्तविक समानता ये मानती है
कि जो समूह ऐतिहासिक, सामाजिक या संख्यात्मक रूप से कमजोर स्थिति में रहे हैं, उन्हें बराबरी की दौड़ में लाने के लिए कुछ विशेष सुरक्षा और सहारे की जरूरत होती है। अच्छा, जैसे 100 मीटर की रेस में एक धावक को 20 मीटर आगे से दौड़ने की इजाजत देना क्योंकि उसकी शुरुआत दूसरों से पीछे हुई थी। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। तो ये अधिकार एक तरह का बराबरी का टूल है, प्रिविलेज का नहीं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर आवाज सुनी जाए। बिल्कुल, ये एक सकारात्मक कदम है ताकि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचा सकें और उसे आगे बढ़ा सकें, जैसा कि आर्टिकल 29(1) में भी कहा गया है। ये अधिकार भारतीय समाज की विविधता और बहुलता को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। एक और फैसला जो सोर्सेज में सामने आया वो है 2014 का प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट केस। इसमें तो इन अधिकारों को और भी मजबूती दी गई थी, है ना? हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा के अधिकार यानी आरटी एक्ट के कुछ नियमों से छूट दी गई है। जैसे आरटी एक्ट में एक नियम है कि हर स्कूल को 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होंगी। कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स पर यह नियम लागू नहीं होगा। और ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या तर्क था? तर्क वही था, उनकी स्वायत्तता और उनके अल्पसंख्यक चरित्र की रक्षा करना। कोर्ट का मानना था कि अगर उन पर बाहर से 25% एडमिशन थोपे गए तो ये आर्टिकल 30 के तहत मिले उनके प्रशासन के अधिकार में सीधा दखल होगा और इससे उनका माइनॉरिटी कैरेक्टर भी प्रभावित हो सकता है। जी, ये दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका इस अधिकार के संरक्षण को कितना महत्व देती है। तो आज की चर्चा से जो मोटी-मोटी बातें निकल कर आ रही हैं, अगर उन्हें हम समेटें तो पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल कॉलेज बनाने और चलाने का एक फंडामेंटल राइट देता है। बिल्कुल। और दूसरी शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अल्पसंख्यक का दर्जा नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि स्टेट लेवल पर तय होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तीसरा, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। प्रशासन के अधिकार का मतलब कुप्रशासन का अधिकार नहीं है। आपको नेशनल करिकुलम, टीचर्स की क्वालिफिकेशन और सेफ्टी जैसे नियमों का पालन करना ही होगा। और चौथा और सबसे जरूरी, अगर आपका इंस्टीट्यूट सरकारी मदद लेता है तो आप आर्टिकल 29(2) से बंधे हैं। आप एडमिशन में अपने समुदाय को प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। एक सही संतुलन बनाना ही होगा। जी, ये पूरी चर्चा असल में अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच के इसी संतुलन की कहानी है। बिल्कुल। और ये संतुलन कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ और अदालती फैसलों के साथ लगातार विकसित हो रहा है, बदल रहा है। और इसी से जुड़ा एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के माइनॉरिटी स्टेटस से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उस दौरान कोर्ट ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। क्या? उन्होंने कहा कि किसी संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा तय करने के लिए हमें एक समग्र और यथार्थवादी यानी होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक टेस्ट अपनाना होगा। ये टेस्ट सिर्फ इस बात पर नहीं रुकेगा कि 100 साल पहले इंस्टीट्यूट किसने बनाया था, बल्कि ये भी देखेगा कि आज की तारीख में वो इंस्टीट्यूट असल में काम कैसे कर रहा है। बिल्कुल। उसका प्रशासन कैसे चल रहा है और क्या वो वाकई एक अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर फंक्शन कर रहा है। ये तो एक बिल्कुल नया एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दर्जा आपको स्थापना के समय मिला था वो हमेशा के लिए नहीं है, उसे आज के हालात पर परखा जा सकता है। यही वो बड़ा सवाल है जो इस नई बहस ने खड़ा कर दिया है। भविष्य में ये समग्र परीक्षण उन संस्थानों के दर्जे को कैसे प्रभावित करेगा जो सदियों से चले आ रहे हैं और जिनकी पहचान समय के साथ विकसित हुई है। क्या ये परीक्षण इन अधिकारों को और ज्यादा साफ और पारदर्शी बनाएगा या ये दशकों से चले आ रहे संस्थानों के लिए नई कानूनी मुश्किलें खड़ी कर देगा? इस पर सोचने की जरूरत है।